स्टार्ट कर दीजिए। तो हम लोगों की चर्चा चल रही थी कि स प्रत्यय हमारा कैसा है, ये बताइए। सार धातुक है कि आर धातुक है? आर्ध धातु। आर्ध धातुक है, ठीक है। आर धातु प्रत्यय होने के कारण, क्यों आर धातुक है? क्योंकि इसमें ये तिंग प्रत्ययों के अंतर्गत नहीं आता और इसमें तालव्य शाकी संज्ञा नहीं है, शित नहीं है, इसलिए आर धातुक है। आर्ध धातुक हम शेष से, ठीक है। अब आर धातुक है तो अब हमने देखा कि ये वलादी आर धातुक तो नहीं है। वलादी आर धातुक है क्या? तो कहा कि हाँ ये वलादी आर धातुक है। इसका मतलब इसको क्या होगा? आर्ध धातुक सेड वलादे। सूत्र क्या है इडागम करने वाला? महोदय सबसे पहले सबको म्यूट ऑफ करिए। ठीक है। अब हाँ, जिनका साउंड आ रही हो वो बोलिएगा केवल। अब देखिए कि तो इट का आगम होगा। अब जब इट का आगम हो जाए कुछ अब इट का आगम होगा, पर हमेशा स्या प्रत्यय को इट का आगम होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम इट कर दें। नहीं, हमारी धातु भी कैसी होनी चाहिए? सेट होनी चाहिए। हमारा प्रत्यय सेट है, तो जब हमारा प्रत्यय सेट मिल जाता है तब हमें धातु पे विचार करना होता है, धातु सेट है कि नहीं है। अगर प्रत्यय ही सेट नहीं है तो फिर तो धातु पे विचार करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर प्रत्यय ही सेट नहीं है तो हमारा धातु का विचार करने का कोई फायदा नहीं है। अब प्रत्यय सेट मिल गया तो हमें धातु पे विचार करना है। तो अब हमने कहा कि ठीक है, तो जो धातु कुछ धातु ऐसी होंगी जिनको इट का आगम होगा, तो उन धातुओं को और प्रत्यय को मिलाकर क्या होगा? इट का आगम होगा। अब जब इट का आगम करेंगे तो क्या करेंगे? इससे इट का आगम करने पर सब में ई बैठ जाएगा। तो सती था, तो सती के आगे आगे क्या बैठ जाएगा? ई बैठ जाएगा। किसको आगम हो रहा है? ये देखिए सबसे पहले स्या प्रत्यय को इट का आगम हो रहा है। किसको आगम हो रहा है? स्या प्रत्यय को, ठीक है। अब स्या प्रत्यय को इट का आगम हो रहा है तो इट में ट की संज्ञा है। किसकी संज्ञा है? ट की संज्ञा होने के कारण ये आगम कहाँ बैठेगा? आगे बैठेगा। आगे बैठेगा। आद्यंतौ टकितौ। टित आगम आदि में बैठता है और कित आगम अंतिम में, ठीक है। तो टित होने के कारण ट की संज्ञा होने से टित है, और टित होने के कारण ये आदि में आके बैठा तो ई स्यति। अब जब ई हो गया और स्यति हो गया तब सूत्र लगा आदेश प्रत्ययो हो। क्या सूत्र लगा महोदय? आदेश प्रत्ययो हो। अभी देखिए जो स्यति में जो सा है, ये प्रत्यय का सकार है कि नहीं है? हाँ। और इससे पूर्व में इण है कि नहीं है? इण है। तो सा को कन्वर्ट होकर मूर्धन्य शकार हो गया तो इष्यति बन गया। अब आपके जो प्रत्यय बने हैं ये दो प्रकार के बने हैं। एक ये प्रत्यय जो इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यतः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः, इष्यते, इष्येते, इष्यन्ते, इष्यसे, इष्येथे, इष्यद्वे, इष्ये, इष्यावहे, इष्यामहे। ये प्रत्यय उन धातुओं के लिए हैं जो धातुएं सेठ हैं। इनके लिए है जो धातुएं सेठ हैं। जैसे भू धातु है आपकी, कौन सी धातु है? भू धातु। अब भू धातु कैसे होती है? हमारी सेठ है। तो भू धातु के बाद में हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? इष्यति लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? इष्यति। इष्यति लगाएंगे। अब ये जो ई है, इसको ये क्या है? इट आगम है। इट क्या है? हमारा आगम है। तो आगम क्या होता है? आगम जिसको यदागमस तद्गुणी भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। जो आगम जिसको होता है उसकी तरह बन जाता है। किसकी तरह बन जाता है? जिसको हो रहा है। तो ये आर्धातुक स्या प्रत्यय को हो रहा है, अर्थात ये इट भी क्या हो जाएगा? हमारा आर्ध धातुक हो जाएगा। फिर इसे आर्धातुक मान करके भू को हम गुण करेंगे तो भो, और भो को अवादेश करके भविष्यति रूप बन जाएगा। तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यता, भविष्यता, भविष्यामि, भविष्यावा, भविष्यामः। ठीक है। एक मैंने आपको सामान्य तर्क बताया। अब जो धातु अनिट है, जो धातु अनिट है उससे क्या लगाएंगे? तो उससे आपको क्या लगाना है? ऊपर के प्रत्यय जो बताए थे, सति, स्यतः, संति, शशि, स्यतः, स्यतः, श्यामी, श्यावा, श्यामा। इतना आपको समझ में आया? ठीक है। ये हमारा प्रत्यदेश कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं धात्वदेश पे। याद रखिएगा धात्वदेश आपको सामान्य तौर पर पढ़ा जी। एक बार इसको वो फिर से बता दीजिए। भू से जैसे है वो किस तरह से किया गया है? इसमें गुण किस तरह से? भूल जाइए, आप भूल जाइए। आप केवल इतना ध्यान रखिए कि यदि धातु सेठ है
तो आपको ये प्रत्यय लगाने, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति वाले, ठीक है। और यदि धातु अनिट है तो आपको कौन से प्रत्यय लगाने, स्यति, स्यतः, स्यन्ति। इतना समझ में आया महोदय? सिर्फ इतना समझिए, ठीक है, इतना ही समझना है आपको अभी। अब वो कैसे भू को भविष्यति कैसे बना मैं आपको फिर से समझाऊंगा बाद में, ठीक है। ठीक। अब धात्वादेश प्रारंभ करते हैं। हमारा प्रत्ययादेश कंप्लीट हो गया, धात्वादेश प्रारंभ किया। तो अब देखिए सबसे पहले ये जो सूत्र है, ये सारे सूत्र आप पढ़ चुके हैं। अस्तेर भू, सूत्र क्या है, अस्तेर भू। आपको जब पूर्व कक्षा भाव और कर्म की जब प्रक्रिया हमने करी थी, उस कक्षा में पढ़ाया था कि अस धातु को भू होता है। अस धातु को क्या होता है, भू आदेश होता है। कब होता है, तो कह रहे सारे आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर। कब होता है, आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर। सारे कहने का मतलब ये है कि यहां देखिएगा, एक मिनट, अब ये जो हमारा एक सूत्र है, जो ये अस्तेर भू, हमने कह तो दिया ये अस्तेर भू, पर ये सारे आर्धातु प्रत्यय पर, पर ये कैसे पता लग रहा है, तो एक सूत्र हमारा 2-4-35 में, दूसरे अध्याय के चौथे पाद के 35 सूत्र है, ठीक है। क्या सूत्र है, दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद का 35वां सूत्र, आर्ध धातु के। इस सूत्र का अधिकार चलता है, और आर्ध धातु के में सप्तमी विभक्ति, इसका मतलब क्या है कि आर्ध धातु परे होने पर, ठीक है, आर्ध धातु परे होने पर। तो अब ये इसका अधिकार जहां तक चलेगा, देख सकते हैं आप कहां तक चलेगा इस सूत्र का अधिकार। तो क्या लिखा है, इति अधिकार है, हम इस सूत्र का अधिकार चलेगा 2458 तक। कहां तक, 2458। अब 2435 से लेकर के 2435 से लेकर के 2458 तक के जितने भी सूत्र होंगे, ठीक है, 2458 के जितने भी सूत्र होंगे, वहां तक आपके बीच में ये जितने भी सूत्र हैं, इन सब में आपको जो कार्य होगा वो आर्धातुक प्रत्यय के परे होने पर होगा, ठीक है महोदय। जैसे कह रहा है गांगलिटी, विभाषा लुंग लिखो हो, नौच संशंगो हो, अस्तेद भू, ब्रुववची, ये सारे सूत्र कब कहाँ कार्य करेंगे, आर्धातुक प्रत्यय के परे होने पर करेंगे, ठीक है। पता लगा 2-4-35 से लेकर के 2-4-58 तक आपका आर्धातुके का अधिकार चलेगा, ठीक है। अगला सूत्र आया हमारा, अगला सूत्र है ब्रुववची। ये कहता है ब्रू धातु को वच आदेश होता है। क्या कहता है ये, ब्रू धातु को वच आदेश होता है। कब होता है, तो कहता है आर्धातुक प्रत्यय पर होने पर, ठीक है। ये भी उसके 2-4-35 के अंतर्गत ही आता है। देखिए 2-4-35 से लेकर 2-4-58 के बीच में है कि नहीं है। फिर अगला सूत्र है चक्षिंग ख्याई। इस सूत्र के ऊपर भी मैंने आपको व्याख्या करी थी कि चक्षिंग ख्याई, ये कहता है कि चक्ष धातु को ख्या आदेश होता है। क्या आदेश होता है, ख्याई, ख्या आदेश होता है, मतलब, ठीक है, यहाँ की संज्ञा कर दी। और इन्होंने आदेश तो कर दिया चक्ष धातु को ख्या आदेश, पर लेकिन भाष्यकार कहते हैं कि ये ख्या आदेश नहीं होता, ये क्या आदेश होता है, क्षा होता है। क्या होता है, क्षा, ख और शा होता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं भाष्यकार क्या कहते हैं, क्षादि ही अयम आदेश। ये जो आदेश है हमारा कैसा है, क्षा है, ठीक है ना। अब यह आदेश क्षा होता है, जो कि खा को चर्त करके क्षा बन जाता है। क्या बन जाता है, खा को चर्त करके क्षा बन जाता है। अब क्षा बन गया। अब देखिए, अब जब आप क्षा को एक सूत्र वार्तिक बनाई हमारे जो क्या नाम है कात्यायन जी ने, कि शस्य योवा की क्या शा के स्थान पर क्या होता है महोदय, शा के स्थान पर यह होता है, शा के स्थान पर विकल्प से यह आदेश होता है। तो जब क्षा था उसमें हमने यह आदेश कर दिया, क्या बन जाएगा, ख्या। क्या बनेगा, ख्या। और खरीचा लगेगा क्या, ख्या जब हम ख्या करेंगे उसमें खरीचा लग पाएगा क्या, हाँ, पहला और दूसरा है तो खरीचा लगेगा। जब आपने खरीचा लगेगा, जब आपने शा के स्थान पर यह कर दिया तो ख्या बना। क्या बना, ख्या। तो खरीचा लगेगा क्या, हाँ तो खा तो दूसरा वर्ण है, नहीं लगेगा। खा तो दूसरा वर्ण है, लेकिन उसके बाद में जो यह है वो थोड़ी ना, बाद वाले वर्ण को देखना होता है ना जी। तो यह तो हमारा द्वितीय प्रथम और है नहीं, और तीनों शकार में से नहीं है। तो खर प्रत्याय में आते क्या क्या है,
द्वितीय प्रथम और तीनों शकार। क्षाप ये जो क्षा था इसमें तीनों शकार में श आ गया, इसलिए खरीचर लगा। जब हमने या कर दिया तो ये या है हमारा द्वितीय प्रथम में नहीं आता है और तीनों शकारों में नहीं आता है, तो शा खा को या नहीं हुआ, तो क्या बना, एक बार क्षा होगा और एक बार क्या होगा महोदय, ख्या होगा। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? अजेर व्यघय अपो हो। ठीक है, अब ये भी कहता है कि अज धातु को वी आदेश होता है। क्या होता है अज धातु को? पर लेकिन ये कहता है अघय अघय अपो हो। ठीक है, ये देखिए अज धातु को वी आदेश होता है। ठीक है, तो अजय है वी, अजय है वी, क्योंकि अजय है अज में अज है, अज के स्थान पर, तो अज धातु के स्थान पर वी आदेश होता है। ठीक है, इतना भाग तो आपको समझ में आया, वी हो गया। अभी जो अघय पोहो है ये क्या है, अघय और अप। घय और अप को छोड़ करके कहने का मतलब क्या है, अ निषेध के लिए अ लगाया आपने। ठीक है, निषेध के लिए क्या लगाया, अ लगाया। तो अघय पोह अर्थात घय और अप को छोड़ करके अज धातु को वी आदेश होता है। क्या अर्थ बना, घय और अप को छोड़ करके अज धातु को वी आदेश। ठीक है, तो ये अज और अघ, घय और अप ये दोनों भी आर्धातुक प्रत्यय थे, तो इनको भी होने लगता है, इसलिए इन्होंने अघय पोह बोल दिया कि घय और प्रत्यय को नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया महोदय? अब देखिए आगे चलते हैं, अगला सूत्र है हमारा आदेश उपदेशे शिति। क्या सूत्र महोदय? ये कहता है, आपने पढ़ चुके हैं, ये भी सूत्र पढ़ चुके हैं कि ए ऐसी धातु जिसके अंत में ए ओ आई औ हो। ठीक है ना, उपदेश अवस्था में ऐसी धातु जिसके अंत में ए ओ आई औ हो, उसको क्या होता है, ए ओ आई औ के स्थान पे आ आदेश हो जाता है। कब होता है, अशिति, मतलब शित प्रत्यय को छोड़ करके कोई भी प्रत्यय बाद में हो तब होता है। शित प्रत्यय को छोड़ करके अशिति बोला है, न शिति अशिति, मतलब कि शित प्रत्यय को छोड़ करके। जैसे देख लीजिए ग्लई धातु है, अब ग्लई के बाद, अब ग्लई के बाद में हम शप ले आते या शन ले आते, जो भी विकरण होगा, यदि वो विकरण होगा तो ग्लई को शप हो गया, जैसे मान ले शप हो गया। ठीक है, तो शप हमारा शित है, इस कारण ग्लई को ग्ला नहीं होता। यदि शप अगर हमारा शित नहीं होता तो ग्लई को ग्ला हो जाता। ठीक है, अब सती प्रत्यय आएगा हमारा। सती प्रत्यय देखिए, सती में जो सती प्रत्यय हमारा शित नहीं है, शित है क्या, शित नहीं है, शित नहीं है, इस कारण से ग्लई को क्या हो जाएगा, ग्लई हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, ग्ला में। ठीक है, ए ओ आई औ कन्वर्ट हो जाएंगे आ में। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ये आदेश उपदेश शिति सूत्र का अर्थ है। कभी भी आपको एकदम से दिक्कत, एकदम से प्रश्न उठता है मन में कि अरे ये धातु तो, इस धातु के अंत में तो ए ओ आई औ पढ़ा गया है, कि इसमें अब आ कैसे हो गया, तो ए ओ आई औ को आ करने वाला सूत्र यही है। ठीक है ना, समझ में आपको? अब देखिए भ्रष्टो रोपधेयो रमन्य तरस्याम। ठीक है, इस सूत्र को समझेंगे। ठीक है महोदय, क्या सूत्र है हमारा, ठीक है, इस सूत्र को ध्यान समझेंगे। आसान सूत्र है, ज्यादा कठिन नहीं है, पर लेकिन इसकी सूत्र को समझने के लिए पहले मैं आपको वर्ड पैड खोल लेता हूं। अभी देखिए एक सेकंड बस। धातु है हमारी, पहले भ्रष्ट है, क्या है, ठीक है। अब इसको हम एक बार आनुपूर्वी क्रम से करते हैं, तो क्या है, भ र सॉरी भ र अ स और ज, ये है कि नहीं है, पक्का यही है ना महोदय? आनुपूर्वी क्रम करा तो मैंने, यही है ना, भा है, भा में रा है, फिर आ है, फिर सा है, फिर जा है। ठीक है, ये सूत्र को देखिए, तो इस सूत्र का पहला जो भाग है भ्रष्ट, इतना भाग कहता है कि भ्रष्ट के लिए बता रहा है,
जब हम जो भी कार्य बताएंगे वो किसके स्थान पे करना है, भ्रज में करना है, ठीक है। तो ये कहता है रो पधयो हो, र और उपध उपधा। अब ये भ्रज धातु की र और उपधा के स्थान पर कार्य होगा, किसके स्थान पे कार्य होगा, र और उपधा के स्थान पर। तो भ्रज धातु की र हमारा हो गया, र बोला तो र का हमने ग्रहण कर लिया, ठीक है। और कहाँ बोला, क्या बोला उसने, उपधा। उपधा उपधा क्या है हमारी, स उपधा है हमारी स, स अलोन्त्यात पूर्व उपधा, सेकंड लास्ट, ठीक है। हर भाषा में समझा दिया कि स है, सेकंड लास्ट है, और अलोन्त्यात पूर्व उपधा, ठीक है। तो ये अब इस सूत्र ने बता दिया, इतना भाग देखिए, भ्रजो रोपधयो हो, कि भ्रज धातु की र और उपधा के स्थान पर क्या होता है, रम होता है। क्या होता है महोदय, रम 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 होता है का अन्य तरस्याम, क्या होता है, अन्य विकल्प से, विकल्प से, मतलब विकल्प से। कैसे मतलब, विकल्प से, ठीक है। अब देखिए विकल्प से होता है तो र और सा, र और किसके स्थान पे होगा, र और सा के स्थान पे, ठीक है। अब देखिए रम करना है हमें, क्या करना है, रम करना है। रम। अब रम में माँ की संज्ञा है, अभी इसे कहाँ, माँ की संज्ञा है तो कहाँ बिठाएंगे इसे, रम मित में है, मिच्चोन्त्यात् परः, अंतिम अंतिम अच के बाद, तो अंतिम अच के बाद बिठा देंगे तो र आकर के बैठ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ, भ्रज धातु की, भ्रज धातु की र और उपधा के स्थान पर रम अर्थात र होता है, अन्य तरस्याम अर्थात विकल्प से। कैसे होता है, विकल्प से। एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, जब नहीं होगा तो भ्रज का भ्रज ही रहेगा, और जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, भर्ज। क्या बन जाएगा महोदय, भर्ज। क्लियर हुआ कैसे बनेगा जी महोदय। ठीक है। याद रखिएगा, उपधा के स्थान पर और र के स्थान पर कार्य करता है, ठीक है। ये सूत्र टेढ़ा सूत्र है पर आपने जल्दी समझ लिया, ठीक है। आर्धातु प्रत्यय पर अनुपट, ठीक है। क्लियर हो गया महोदय। ये देखिए भ्रज है, ये क्या हो गया, एक बार भक्षति, भ्रज को जब भर्ज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक बार क्या बन जाएगा, भर्ज, और एक बार भ्रज ही रहेगा, ठीक है ना, विकल्प से होता है। हाँ जी बोलिए। नमो नमः। एक छोटा सा डाउट आया, ये जो था रम में से म का इत संज्ञा होके र बचा, वो पूरा र है ना, जी पूरा रहा है, पूरा र होने से भर्ज कैसे बनेगा, पूरा सर क्या कहते हैं, रम में ये आधा र रहेगा, हाँ आधा रहेगा। कैसे, क्या रम में से सिर्फ म की इत संज्ञा होगी वाक्य संज्ञा होगी, आ की उपदेश नासिक से कर दीजिए, अनुनासिक मान करके, या फिर ये कह लीजिए अच्छा, कि यहाँ पर ये जो आ पढ़ा गया है ये उच्चारणार्थ पढ़ा गया है, किसके लिए पढ़ा गया है, चार, ठीक है। तो उसको सिर्फ आधा र को बचाना, आधा र ही बचेगा, ठीक है महोदय, बहुत ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए, अब इन दो सूत्रों को समझना है आपको, किसको समझना है, ये दो सूत्र है, एक है मीनाति मिनोति दिंगाम लपिचा, और एक है विभाषा लीयते है। ये दो सूत्र क्या करते हैं आपको ध्यान से समझना है। ये पहले तो ये किन किन धातुओं को ले रहे हैं, पहले उनको समझिए, किन किन धातुओं का संग्रह कर रहे हैं। मीनाति अर्थात मी अहिंसायाम, मिनोति अर्थात तुमीय प्रक्षेपणे, और दींगाम अर्थात दींक्षये। इन धातुओं को आत्व होता है, कब होता है महोदय, आत्म होता है। और आगे क्या लिखा है, एच विषयता। अब ये एच विषयता है क्या, ये एच विषयता है क्या, ये समझना है हमें, ठीक है। अब एच विषयता का मतलब देखिए, इन तीनों धातुओं में इत संज्ञा में क्या बसता है, इसमें मी बसता है, इसमें मी बसता है, इसमें दीर्घ ई रहेगा, इसमें ह्रस्व ई रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, इसमें दींग में भी दीर्घ ई रहेगा, ठीक है। समझ में आया महोदय, क्या रहेगा इत संज्ञा करने पर, नहीं समझ में आया, कि तीनों के तीनों में आपको अंतिम में ई मिलेगा, ठीक है। हाँ, रस और दीर्घ ई बचेंगे, रस और दीर्घ ई मिलेगा। अब एच विषयता क्या है, एच विषयता ये है जब इनके ई को गुण होने लगेगा, गुण अथवा वृद्धि होने लगेगी, इनके ई को क्या होने लगेगा, गुण या वृद्धि, गुण वृद्धि।
उसने गुण वृद्धि नहीं कहा, उसने कहा यदि इनके ई को ए होने लगे और ई को मतलब ई को एच कब होता है, जब गुण होगा अथवा वृद्धि होगी तभी तो एच हो पाएगा। हाँ, ठीक है, और वृद्धि होगी तो आई होगी। हाँ वृद्धि होगी तो आई होगी, तो मतलब एच के अंतर्गत ही आ रहा है। गुण करोगे तो ए होगा, तब भी एच के अंतर्गत, तो आई वृद्धि करोगे तो एच होगा, तब भी आई के अंतर्गत, वही है। अब तो इसको जब ए और आई मतलब गुण और वृद्धि होने वाली हो तो गुण वृद्धि नहीं करनी, हमें वहां पर क्या करना है, आ करना है। क्या करना है महोदय, आ करना है। जैसे देखिए आपकी धातु है माँ धातु है, आपकी मी धातु है, कौन सी धातु है, मी। मी है। अब मी धातु के बाद में हम लोग मी धातु के बाद में अभी नहीं माँ ऐसे नहीं होता है, तो मी धातु था, ठीक है। फिर बाद में सती प्रत्यय आया, क्या प्रत्यय है महोदय, अब जैसे अब सती प्रत्यय को देखा, सती प्रत्यय कैसा है हमारा, सती है ये आर्ध धातु के, कैसा है अर्ध धातुक। आर्ध धातु होने के कारण सार्ध धातु, आर्ध धातु की वजह से क्या होने लग गया, गुण होने लग गया। क्या होने लग गया, गुण होने लगा। तो एज का विषय हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, मतलब कि एज की प्राप्ति होने लगी कि नहीं होने लगी, एज करने हाँ, का ये विषय में होने गया। लगा था। हमारा विषय क्या बन गया कि अब हमारा विषय हो गया कि इस ई को गुण होकर के ए हो जाए, क्या हो जाए, ए हो जाए, ए हो गया, तो ये विषय बना। और ये कहता है कि जब एच होने वाला हो, अर्थात एच विषयता में ई को क्या होता है, आ होता है, ठीक है, क्या होता है, आ होता है, ठीक है, समझ में आपको, यानी सती को देख के आ गया। हाँ सती को देख करके, पहले सती को देख करके एज की प्राप्ति हुई, किसकी प्राप्ति हुई, एच की प्राप्ति, एज फिर ये अपवाद सूत्र एज की आया। प्राप्ति हो गई, इस कारण कैसे क्या हो गया, एच विषयता हो गई, एच का विषय हो गया, और एच विषयता में हमने क्या कर दिया, ए को स्थान पे आ आदेश कर दिया, ठीक है महोदय। हाँ। अब इसी प्रकार दीर्घ मी होगा, ह्रस्व मी होगा तो उसको भी ए होने लगेगा, तो उसको भी माँ हो जाएगा। दींगाम है, जो दींगाम में जो दी है उसको भी एच होने लगेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए माँ दी है, ठीक है ना, दी है, ना की संज्ञा कर दी, दी बच्चा। अब दी को सती को मान करके दी को हम क्या करने लगे, गुण कर करके सार्वधातुक आर्धातुक से ए करने लगे, और जैसे ही ए की प्राप्ति हुई तो एच का विषय बना, तो अब एच ना होकर क्या हो जाएगा, आत हो जाएगा, तो आ होकर क्या हो जाएगा, दा, तो क्या हो जाएगा, दास से। क्लियर हुआ आपका, तो उसमें ल्यपी क्यों लिखा है, ल्यपीचा, ल्यपीचा मतलब ल्यप प्रत्यय के परे होने पर भी हो जाए, ठीक है महोदय। हाँ, ये उपदास्यते, हाँ ठीक है महोदय, कि एच विषयता में तो हो गई, पर ल्यप प्रत्यय के परे होने पर भी हो जाए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेफ्ट का समझ जाएगा। लेप की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब आगे देखिए, विभाषा लीयते है, क्या है आपका, विभाषा लीयते है, सेम ये सूत्र का भी वही कार्य है, पर ये क्या करता है, विभाषा बोल दिया, क्या बोल दिया, भाषा, इसका मतलब विकल्प से करेगा बस। अब जब लिंग श्लेषण और ली श्लेषण इन धातुओं को एच विषयता प्राप्ति होगी, किसकी प्राप्ति होगी, एच विषय, एच विषय की प्राप्ति होगी, तब इनके ई को क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ली है, ली के बाद में सती प्रत्यय आया, तो ली को ले हो जाता, ले सती बनना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या होगा, ए की प्राप्ति हुई तो लास्ट सती बना, ठीक है। और यहाँ पर भी, और जब देखिए विकल्प से होगा, अब ये सूत्र तो विकल्प से करता है, तो जब ई के स्थान पे ए, तो एक बार ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेश्यति, क्या बनेगा, एक बार विलास्यति, एक बार विलेश्यति, समझ आया मुझे, सूत्र क्या है, विभाषा लीयते। अब ऊद उपधाया गोहा सूत्र आपने पढ़ा है कि ऊ धातु की उपधा को क्या होता है, दीर्घ ऊ होता है, कब होता है, अजादी प्रत्यय परे होने पर, कब होता है, अजादी प्रत्यय परे होने पर, समझ में आया। अब देखिए गु धातु, इसके ऊपर हम आगे विषय करेंगे, ठीक है, क्या बनेगा, गुहिष्यति बनेगा हमारा, ठीक है। जब हम ये गु धातु हमारी कैसी है, गु धातु कैसी है, देखिए गु धातु हमारी सेठ है, कैसी है, सेठ है कि नहीं है, हाँ, उकारांत से। अब देखिए गु है, गु में क्या है, हा की हा है, अंतिम में क्या है, हा, तो हम देखेंगे उसके अंदर, देखेंगे हा अंतिम वालों में, तो इसमें गु आया क्या, बताइए, कहा दीहा दूहा मीहा रूहा लिया वहा नहा, इनमें गु आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब
ये 8 धातुएं अनिट हैं और इनको छोड़ करके सारी धातु क्या है, सेठ है। तो सेठ वो है, धातु भी सेठ हमारी है। सेठ है और सेठ है, इसका हाँ। मतलब उसमें कौन से प्रत्यय जोड़ेंगे हम, इष्यति। कौन से प्रत्यय जोड़ेंगे? इष्यति। इष्यति। अब इष्यति में जो ई है ये आजादी प्रत्यय है, इस कारण से क्या हो गया यहाँ पर गु को दीर्घ होकर के क्या बन गया, गुहिष्यति बना। क्या बना? गुहिष्यति। गुदुग्धाया गोहा सूत्र आप पढ़ चुके हैं। सूत्र है ग्रहो लिटि दीर्घा। क्या है सूत्र? ग्रहो लिटि दीर्घ। कह रहा है ग्रह धातु से परे आने वाले इट को नित्य दीर्घ होता है। ग्रह धातु के बाद में क्या क्या कह रहा है ये, ग्रह धातु के बाद में इट आएगा। अब देखिए ग्रह धातु भी हमारी सेठ है। ग्रह धातु कैसी है हमारी? सेठ है। सेठ है। इसके बाद में जो इट आएगा, इसके बाद में जो इट आएगा, सेठ है तो इट आएगा, उस इट को नित्य क्या होता है, दीर्घ होता है। क्या होता है? दीर्घ हो जाएगा। केवल ग्रह धातु के लिए है। केवल अगर ई को इट करते हैं उसमें ह्रस्व ई रहता है, उस ह्रस्व ई को दीर्घ हो जाएगा। कब होगा? केवल ग्रह धातु में। ग्रह धातु। ठीक है, ग्रह धातु के बाद में इट आएगा, उसको दीर्घ होता है। इसमें बोला है अलिटी। क्या लिखा है? अलिटी अर्थात लिट लकार में ये सूत्र नहीं लगेगा। लिट लकार में ये सूत्र नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अर्थात ग्रह धातु के बाद में जब इट आएगा उसको दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि बाद में लिट लकार के प्रत्यय रहेंगे। ठीक है, सूत्र है अतोलोपः। अतोलोपः सूत्र भी आप पढ़ चुके हैं कि अदंत अंग का लोप होता है आर्धातु प्रत्यय के परे होने पर। ठीक है महोदय, परे होने पर अदंत। इसमें अतो में अत पढ़ा गया है। अत का मतलब क्या है? केवल ह्रस्व आ। क्या है? केवल। ठीक है, ये जो ता है ये क्या है हमारा, तपर करा है हमने। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप सभी को? भैया बताइए। हाँ समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत नहीं। अगर समझ नहीं, अगर आप सोच रहे हो कि एक बार आपने सूत्र पढ़ा और उसको आपको एक बार वो बैठ जाए दिमाग में, तो नहीं, ऐसे नहीं बैठेगा। जब उसको हम बार बार प्रक्रिया में यूज करेंगे ना, तब आपके बैठेगा। ठीक है, एक सामान्य तौर पे पढ़ रहा हूँ मैं। ये मान लीजिए कि मैं आपको एक सामान्य एक कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसको मजबूत कैसे होगा? आपने एक बार पढ़ लिया और जब उसका हम बार बार यूज करेंगे तो वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब सूत्र है यस्य हलः। ठीक है, हलः में पंचमी विभक्ति है। क्या है? हलः में पंचमी विभक्ति है और ये सूत्र पढ़ा गया है अतोलोपः के बाद पढ़ा गया है। किसके बाद पढ़ा गया है? अतोलोप के बाद। तो कह रहा है तो, और उसके तो लोप की अनुवृत्ति आती है। किसकी अनुवृत्ति आती है? अर्थ बनता है हल से परे यस्य। यस्य मतलब यकार के स्थान पर, अर्थात या को। हल से परे या को लोप होता है, या का लोप होता है। हल से परे या का लोप होता है। तो कहाँ होता है? तो वही आर्धातु प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, जब आप पढ़ें तो आपको ये तीनों सूत्र एक साथ पढ़ने चाहिए। क्या सूत्र है? एक है अतोलोपः, एक है यस्य हलः और एक है कस्य विभाषा। क्या है? कस्य विभाषा। ठीक है, समझ में आया आपको? या अतोलोपः समझ में आया? अदंत अंग का लोप होता है आर्धातु प्रत्यय पर। यस्य हलः क्या कहता है? हल से परे या का लोप होता है आर्धातु प्रत्यय पर। किससे परे होने पर? हल से परे होने पर। ठीक है, और ये कहता है कस्य विभाषा। अब देखिए कस्य विभाषा अर्थात क्यच और क्यंग। क्यच से आपको समझना है, क्यच से जो है ना यहाँ पर, क्यच से आपको दो प्रत्यय को समझना है, क्या और क्यंग, क्यच और क्यंग। अब क्यच और क्यंग में भी इस संज्ञान या बचता है। ठीक है, क्या बचता है? क्या बचता है महोदय? अब ये या है और ये या हल से परे या मिलता। अब ये हल से परे या मिलता तो इसका भी नित्य लोप होने लगता, पर इन्होंने क्या कहते हैं, इसका विकल्प से लोप होता है। क्या होता है इसका? विकल्प से लोप होता है। जैसे मान लीजिए समिध्य शब्द है आपका। क्या शब्द है? समिध्य। पहले बेभिद्य को हटाते हैं। क्या है आपका? बेभिद्य है। ठीक है, अब बेभिद्य के बाद में आपने लगाया इष्यते लगाया। क्या लगाया? इष्यते। बेभिद्य प्लस इष्यते। अब देखिए आर्धातु प्रत्यय बाद में है कि नहीं है? इष्यते। पहली शर्त घट गई। आर्धातु प्रत्यय बाद में है
और जो ये जो या दिख रहा है आपको, ये हल के बाद में है कि नहीं है? हल के बाद में है, हल के परे है, हल के परे है के बाद में है। द और या है, ऐसे है, इस प्रकार है कि नहीं है? हाँ, हल से परे या का लोप होता है आर्ध धातु प्रत्यय के परे होने पर, ठीक है, आर्ध धातु प्रत्यय के परे होने पर। तो क्या हो गया, या का लोप कर देंगे हम पूरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कहते हैं कि इस सूत्र की आवश्यकता क्या है, तो कह रहे हैं यहाँ पर वरना अतो लोपा से केवल आ का लोप होता है। किसका लोप होता? केवल आ का लोप होता, क्योंकि या में आ है कि नहीं है? या में आ है, तो इन्होंने कह दिया कि हल से परे या का लोप होता है, कब होता है? आर्ध धातु प्रत्यय पर होने पर, ठीक है। समझ में महोदय? समझ में आया महोदय? नहीं आया समझ में? बताइए। हाँ महोदय। अब समिध्य प्लस आया आपका, समिध्य प्लस आया इष्यति, ठीक है, समिध्य प्लस इष्यति आया आपका। अब समिध्य प्लस इष्यति में ये भी आपका यह है, ये भी आपका यह है कि नहीं है? हाँ, हल से परे है कि नहीं है? पूर्व में हल है और हल से परे या का लोप होता है आर्ध धातु प्रत्यय के परण पर। तो कहते हैं इसका भी नित्य लोप प्राप्त था, इसका भी क्या प्राप्त था? नित्य लोप प्राप्त था। पर लेकिन सूत्र ने कह दिया कैसे विभाषा, यदि ये जो यकार है, यदि वो क्यच और क्यंग इन दो प्रत्यय का या होगा तो उसका विकल्प से लोप होता है। कैसे लोप होता है? विकल्प से लोप होता है। एक बार जब या का लोप कर देंगे, एक बार जब या का लोप कर देंगे तो क्या बनेगा? समिधिष्यति, ठीक है। देखिए क्या बना आपका? समिधिष्यति, ठीक है, समिध प्लस इष्यति, समिधिष्यति। और जब एक बार आप यकार का लोप नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? समिधिष्यति, ठीक है ना। तब अतो लोप से क्या हो जाएगा? आ का लोप करके समिधिष्यति बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया महोदय? समिधिष्यति बन जाएगा आपका। और ऊपर भी इस जब या का लोप करेंगे तो क्या बन जाएगा? बेभिद दिश। अब बेभिद प्लस इष्यति क्या बन जाएगा? बेभिदिष्यते, ठीक है। समझ में आपको? इतना होगी महोदय? हाँ महोदय। अब आ रहा है इडागम। आप इडागम पढ़ चुके हैं, आपको तैयारी करनी है आपको बस, ठीक है ना। मेरा आज मन में ये आया कि आपको आगे की प्रक्रिया में इडागम जरूर पड़ेगा, और इडागम आप बिना याद करे आपको इडागम पढ़ने कोई रास्ता ही नहीं है आपके इडागम को बिना याद करे कुछ कर सके, ठीक है। तो मैंने कहा एक बार याद करने का विषय आप करते हैं कि नहीं करते हैं, मैं चेक करने के लिए मैंने सोचा कि एक बार इनसे सबसे पहले जो आई पढ़ते हैं वो सुन लूं। क्या सुन लूं महोदय? इसलिए मैंने आपसे आज आई ऊं सुनने की बात करी, ठीक है, क्योंकि आप लोग इसी इडागम आपको ये भी याद करना है इडागम, ठीक है। तो आपने आर्ध धातु का सेट बलादे सूत्र पढ़ाई है, ये जो स्या प्रत्यय है ये आर्ध धातु है हमारा, और बलादे भी है, इस कारण क्या होगा? इसको इटकागम होगा, ठीक है। ये इन्होंने सारी धातुएं बता रहे हैं किन किन को। आपको इडागम याद है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं सब कुछ। अब वेद धातु को भी बताया आपको कि वेद धातु कौन कौन सी होती है। वेद धातु को बताने के लिए, वेद धातु कौन सी होती है, मतलब वेद का मतलब क्या है? ऐसी धातु जिसमें एक बार वा इट, बहुत बढ़िया मतलब वा इट, अर्थात एक बार इट का आगम होगा और एक बार इट का आगम नहीं होगा, ऐसी धातु को। तो स्वरति, सूति, सुयति, धू, यहाँ तक 4 धातु बोलेंगे। स्वरति से श्री धातु को समझना है, सूति से अदादिगण की सु को समझना है। मैंने फिर व्याख्या में अच्छे से बताया था कि सूति से यहाँ पर अदादिगण की सु को क्यों समझा, सुयति से यहाँ पर दिवादिगण की सु को क्यों समझा, ठीक है। धुई धातु, धुई धातु में कोई नहीं बताया उन्होंने कि किस गण की, इसलिए क्या स्वादि तथा क्रियादि दोनों गणों की धुई धातु को समझना है। किसको समझना है? दोनों गणों की, क्रियादि और स्वादि गण की दोनों को समझना है, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सु धातु अदादि गण की लेनी है और एक सु धातु किस गण की लेनी है महोदय? दिवादी गण की, ठीक है। मतलब और भी धातु होंगी, सु
तो केवल 2 धातु को ही आपको वेट करना है, ठीक है। उदित धातु अर्थात ऐसी धातु जिसमें ऊ की संज्ञा हुई हो। अब आपको पता लग रहा है कि हम लोग जो धातु में ऊ की संज्ञा करते हैं उसका फल क्या है। धातुओं में हम ऊ की संज्ञा करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, ह्रस्व ई की संज्ञा करते हैं तो इदितोनुम धातु से क्या होता है? नुमागम होता है। नुमागम होता है। दीर्घ ई की संज्ञा करते हैं तो शीदितो निष्ठायाम से आगे जाके निष्ठा प्रत्यय होते हैं, ठीक है। ऊ की संज्ञा करी तो उदित होने के कारण क्या होगा आपका, ये यहाँ पर उसको विकल्प से एक आगम होता है। तो पाणिनि जी ने जिन वर्णों की इत संज्ञा करी है उन वर्णों का भी प्रयोजन है। वो इत वर्ण केवल व्यर्थ में नहीं पढ़े होना है, उनको पढ़ने से काफी कार्य होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार देखिए क्या लिखा है। यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि स्वादि तथा क्रियादिगण के द्वि कंपन धातु ही वेट है, ठीक है ना। तुदादिगण का धू विधुनने तथा चुरादिगण का द्वि कंपन धातु सेठ है होता है। इनसे परे आने वाले सेठ प्रत्यय को नित्य इडागम होता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। रधादिभ्यश्च आपने पढ़ा कि रधादि 8 धातु को भी वेट होती हैं। और निरह कुशा अर्थात निर उपसर्ग पूर्व में होगा तो कुश धातु भी कैसी होती है, वेट होती है। कैसी होती है, वेट होती है। अब देखिए ये अब तक आपने इतना जितना भी पढ़ा था ये सारा क्या था, सामान्य इडागम था। क्या था हमारा, सामान्य इडागम। पर सामान्य इडागम हमेशा इडागम यही नहीं रहता कि इतना याद कर लिया आपका हो गया, नहीं। कुछ प्रत्ययों को निमित्त मान करके इडागम चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब अब तक हमने कुछ जिन धातु को अनिट पढ़ा था हो सकता है वो सेठ हो जाए, जिन धातु हमने सेठ पढ़ा था हो सकता है वो अनिट हो जाए या वेट हो जाए, कुछ भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जैसे देखिए रिद्धनोः से सूत्र क्या है, लिखा है स्या प्रत्यय के लिए विशेष इडागम व्यवस्था। स्या प्रत्यय के पर पर से लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, से। तो ये सूत्र जो कार्य करेगा केवल स्या प्रत्यय के परे होने पर ही करेगा। क्या करेगा, स्या प्रत्यय होने पर ही करेगा। अब यह देखिए यहाँ पर केवल आपको ये नहीं समझना कि आप लिट लकार पढ़ रहे हैं, आपका जो आकल रिंग लकार, देवदत्त आर्य जी अपना बंद, तो आपका जो अभी आगे के रिंग लकार पढ़ेंगे तो उसमें भी तो स्या प्रत्यय होता है, तो वहां पर भी ये प्रत्यय होगा। रिद्धनोः से जो कार्य करेगा वो भी वहां पर भी करेगा। अब ये कार्य क्या करता है ये समझते हैं। तो लिखा है विकारांत धातु तथा हन धातु यद्यपि कैसी है, मूल में कैसी है हमारी, मूलतः माने सामान्य में अनिट है। कैसी है, अनिट है। अब सामान्य में अनिट है कि नहीं है। विकारांत मतलब कि केवल ह्रस्व रिकारांत। क्या केवल ह्रस्व रिकारांत। दीर्घ रिकारांत तो हमारी क्या है, सारी सेठ है। दीर्घ उकारांत और दीर्घ रिकारांत सारी धातु हमारी सेठ होती है। तो यहाँ पर केवल ह्रस्व रिकारांत की चर्चा चल रही है। कैसे पता लगेगा ह्रस्व रिकारांत की, क्योंकि सूत्र में रित पढ़ा गया है। क्या पढ़ा गया है, रित, ठीक है महोदय। हाँ। अब मैं इसको आपको ये भी बताऊंगा रिद्धनोः से कैसे बना। पहले इतना समझिए, इसमें शब्द है एक रित है और एक है हन। रित है और एक क्या है, हन है, ठीक है। फिर देखिए आपने क्या करा, जो हा है इसको सूत्र लगाया इसमें झयो होन्यतरस्याम। क्या सूत्र लगाया, झयो हो अनंतरस्य। वो कहता है कि हकार के स्थान पर पूर्व सवर्ण होता है, अर्थात पूर्व में जो भी वर्ग होगा उस वर्ग का पंचम अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा महोदय, उस वर्ग का पंचम अक्षर। तो रित था आपका, रित था। अभी मान लो आपने ता को झलाम जशोंते से क्या कर लिया, दा कर लिया, रित हो गया। रिद प्लस हन हो गया, हन। अब बाद में प्रत्यय है आपका ओस है। क्या है, ओस। ये ओस कहाँ आता है, ये आता है आपका षष्ठी के द्विवचन में और सप्तमी के द्विवचन दोनों में आता है। सुऔजस अमौजस डाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस नसिभ्याम भ्यस नस ओस, ओस आया, ठीक है। तो अब आपने देखिए रित और हन, सूत्र लगा झयो होन्यतरस्याम। क्या सूत्र है, झयो होन्यतरस्याम। पूर्व में हा के झय प्रत्याहार पूर्व में है वो, तो झय प्रत्याहार पूर्व में है कि नहीं है, झय प्रत्याहार अर्थात 4 3 2 1।
4 3 2 1 के बाद में ह हो तो उस ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्व सवर्ण। पूर्व सवर्ण क्या करना है? तो पूर्व में जो भी वर्ग होगा उस वर्ग का चतुर्थ अक्षर बनाना है। क्या बनाना है उस वर्ग का? चतुर्थ अक्षर। तो ये ह के स्थान पे क्या होगा? धा हो जाएगा। धा हो जाएगा। ठीक है। और ओस में ना में ओ मिल जाएगा तो नो बन जाएगा और सा को विसर्ग कर देंगे तो रो हो गया। तो धनो हो और कर दिया तो रिद्धनो हो बन गया। रिद्धनो कैसे बना? जो चीज मैं बताई सूत्र में उसमें कौन सा सूत्र लगा? झयो होन्यत्रस्याम। वो सूत्र क्या करता है उस कार्य को देखा करिए। ठीक है। घर जाके इस सूत्र में इन्होंने ये कार्य करा था, वो कार्य क्या कैसे करा, इन्होंने क्यों करा, उसको समझा करें। ठीक है ना। अब इसके बाद चलिए आगे। तो ये कहता है, अब देखिए ऋकारांत धातु और हन धातु के लिए कह रहा है। ठीक है ना। ऋकारांत कैसे पता लगा? ह्रस्व ऋकारांत। अब ह्रस्व ऋकारांत जितनी भी धातु होती है सारी सारी क्या होती है? हमारी अनिट होती है। कौन सी होती है महोदय? अनिट। केवल 2 धातु को छोड़ के। किसको छोड़ के? 2 धातु को छोड़ के। वो 2 धातु कौन कौन सी है ये बताइए कि ह्रस्व ऋकारांत में वो 2 धातु उरी कौन सी उरुंग। है? उरी और रुंग। ठीक है ना। आपको जिस प्रकार से याद करके लिया था उसको याद है आपको? श्री श्री शींग डिंग यूरु नूस्नु शुष्णु ब्रिय ब्रिंग। दीर्घ उकारांत और दीर्घ ऋकारांत केवल इतना छोटा सा ही है। ठीक है। अब ऋकारांत धातु सारी की सारी ऋकारांत धातु कैसे हो जाती है हमारी? सेट हो जाती है। कैसे हो जाती है? सेट हो जाती है। ठीक है। और हन धातु भी हमारी कैसी है? अनिट है। क्योंकि अब नकारांत धातुओं में देखिए, नकारांत धातुओं में आपकी 2 धातुएं हैं नकारांत में, मन और हन। कौन कौन सी है? मन और हन। ठीक है ना। मन धातु और एक हन धातु, 2 धातु अनिट है, मन और हन। और ये हन धातु है मतलब अनिट है। अब ये क्या हो जाएगा? इसको हन धातु को स्या प्रत्यय के परण पर क्या होता है? सेट होती है। क्या होती है? क्लियर हो गया। देखिए क्री धातु है। क्री धातु आपकी ऋकारांत है कि नहीं है? ऋकारांत। हाँ ऋकारांत है। ऋकारांत होने के कारण इसको क्या हुआ? सामान्य। तो इसमें अनिट हुई। कैसी हुई? अनिट। और स्या प्रत्यय को देखने के कारण ये क्या हो जाएगी? हमारी सेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी। सेट हो जाएगी। तो अब इसमें सती प्रत्यय न लगा करके अब इट का आगम करके क्या कर देंगे? इष्यति लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इष्यति। तो क्री प्लस इष्यति और इष्यति में ये हमारा आर धातुक है तो क्री को गुण कर देंगे। क्री को गुण करके क्या बनेगा? कर। और क्या बन जाएगा? करिष्यति। समझ में आया महोदय आपको? करिष्यति कैसे बनता है? हन धातु में अब अकृष्यत, ये जो अकृष्यत दिखा रहा है ना इन्होंने, ये जो स्यत है ये आपका लिंग लकार का। और जब आप इसमें इट करेंगे तो क्या बनेगा? इष्यत बनेगा। इष्यत। और उसमें भी क्या बनेंगे? अट का आगम भी होता है उसमें तो क्या बन जाएगा? अकरिष्यत। क्या बन जाता है? अकरिष्यत। हन धातु है। हन धातु अनिट थी तो हन धातु अनिट होने का हंसति बनना चाहिए था। क्या बनना चाहिए था? हंसति। पर अब इन्होंने इस सूत्र ने क्या कर दिया? सेट कर दी। क्या कर दी? सेट कर दी। तो इष्यति ऐड होगा। क्या हो जाएगा? इष्यति होगा तो हनिष्यति। ठीक है। ये आपका। अब देखिए महोदय, हाँ जी, इसमें सारी ऋकारांत धातु आ जाएंगी? ह्रस्व सारी आ जाएंगी। आप कहेंगे ब्री और ब्रिंग धातु तो पहले से सेट है, उनको भी हाँ तो वो तो पहले से सेट है, तो सेट है तो वो सेट की रहेंगी। जो अनिट थी, अनिट ऋकारांत धातु को सेट बनाने के लिए ये सूत्र बनाया गया। हन धातु अनिट थी, उसको स्या प्रत्यय के अनुपरिवर्तन पर सेट बनाने के लिए ये सूत्र बनाया गया। ठीक है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही भैया? नहीं, पर बीच में कट रही है, धीरे हो जा रही है। खरीदनी पड़ेगी महोदय के लिए। थोड़ी वो वैसी ओरिजिनल खरीदो। अब देखिए सूत्र है से सिचि कृता चृता छृदा त्रिदा नृता। ठीक है ना। सूत्र क्या है? से सिचि कृता चृता छृदा त्रिदा नृता। ठीक है। अब देखिए से बोला है, से मतलब क्या है? सकार पर में हो। क्या पर में हो? सकार पर में। अब यहाँ पर सकार आदि समझना है। क्या समझना है? सकार आदि आर्धातु प्रत्यय परे होने पर। ठीक है।
क्या समझना महोदय? हरिओम। सकार आदि आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, अब सकार आदि आर्धातु प्रत्यय परे होने पर क्या होता है कि कृत चृत छृत त्रित नृत इन 5 धातुओं को विकल्प इन परे आने वाले सेठ सकार आदि आर्धातु विकल्प से इडागम होता है। क्या होता है महोदय? विकल्प से इडागम विकल्प होता से है। इडागम। अब देखिए ये जो कृत चृत छृत त्रित नृत ये धातु कैसी हैं? ये धातु हमारी सेठ हैं। कैसी हैं? सेठ है। देखिए इसमें से 3 आपकी तकारांत हैं। कैसी हैं 3? तकारांत और दकारांत देखने हैं। ठीक है ना, 3 तकारांत हैं। तकारांत और दकारांत देखने हैं। देखिए सारी साइड तकारांत धातु आपकी सेठ होती हैं। सारी साइड तकारांत धातु सेठ होती कि नहीं होती हैं? होती है। और जो दकारांत धातु में 15 जो दकारांत धातु में आपको बता देता हूँ, आप इनको सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। उसमें यदि छृद और त्रिद आए तो बताइएगा। अद, हाँ। पद, शद, सद, हद, खिद, छिद, भिद, विद, विद, स्विद, क्षुद, तुद, नुद, स्कंद। इसमें छृद और त्रिद आई क्या? नहीं आई। नहीं आए। तो ये 15 धातु अनिट होती है, अर्थात ये जो छृद और त्रिद है ये सेठ है। तो ये जो 5 धातु थी ये सेठ थी, पर इस सूत्र ने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया? वेट कर दिया। वेट क्या कर दिया महोदय? वेट कर दिया। वेट कर दिया। एक पक्ष में ये कैसे रहेंगी? वेट मतलब एक पक्ष में इडागम होगा और एक पक्ष में इडागम नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये सूत्र हो गया। अब इन्होंने असिचि बोला। क्या बोला इन्होंने? असिचि। कि देखिए सिच प्रत्यय भी आपका सकार आदि है कि नहीं है? सिच प्रत्यय भी आपका सकार आदि है। तो सकार आदि होने के कारण यदि केवल से बोलते तो सिच प्रत्यय में भी होना चाहिए कार्य। तो इन्होंने बोलिए सिच प्रत्यय में नहीं होगा, असिचि बोल दिया। कि सिच प्रत्यय को छोड़ करके जितने भी सकार आदि प्रत्यय मिलेंगे उसके परे होने पर कृत छृत त्रित नृत इन धातुओं को विकल्प से इडागम होता है। ठीक है महोदय? ये सिच प्रत्यय लिंग लकार का है क्या? हाँ जी, आश्लिंग उसका है, क्या कहते हैं, लुंग लकार का। चली लुंगी चले सिच, ठीक है ना, लुंग लकार का। अब आया गमे है इट परस्मै पदेषु। क्या आया महोदय? गमे है इट परस्मै पदेषु गमिष्यति। ठीक है महोदय, ये सूत्र में ना से में ये सूत्र में अनुवृत्ति आई है क्या? हाँ देख लेते हैं किसकी अनुवृत्ति आई है। विकल्प की अनुवृत्ति आएगी ना इसमें। से सिचि कृत वेट बना उसका अनुवृत्ति आना चाहिए ना। देखिए वाक्य अनुवृत्ति आ रही है 7-2-56 से आ रही है। सूत्र है उदितो वाह। सूत्र क्या है? उदितो वाह। ठीक है, अब देखिए महोदय कहाँ गया मेरा। अब इसके बाद सूत्र चलते हैं गमेरित परस्मै पदेषु। याद रखिएगा ये 3 सूत्र हैं। इन 3 सूत्रों को आपको समझना है, अच्छे से समझिएगा क्योंकि क्रम से हैं ये। ठीक है ना, 7-2-57, 7-2-58, 59 और 60। ठीक है, क्रम से हैं ये। पहले देखिए क्या कहता है कि गम धातु को, या गम धातु यद्यपि कैसी हमारी अनिट है। ठीक है, गम धातु कैसी महोदय? अनिट है। कौन कौन सी धातु हमारा, ये मकारांत है तो मकारांत कौन कौन सी धातु अनिट होती है, कोई बता सकता है? हाँ, रम नम गम यम 4 धातु हैं, गम रम नम यम। ठीक है, गम रम, ध्यान से नहीं फंसे, गम रम नम यम। तो गम धातु अनिट है, पर इस सूत्र ने कह दिया कि गम धातु कैसे हो जाएगी? गम धातु सेठ हो जाएगी। क्या हो जाएगी महोदय? सेठ हो जाएगी। कब बोला? परस्मै पदेषु। क्या बोला इसने? परस्मै पदेषु। केवल परस्मै पद में, केवल परस्मै पद में ही ये सेठ होगी। ठीक है महोदय? वैसे भी गम परस्मै पद ही है ना जी महोदय, गम वैसे भी परस्मै पद ही है वो। नहीं, गम धातु गमलरी गतरी है तो, किंतु आत्मनेपदी सकार आदि प्रत्यय पर होने पर, इसमें देखिए लगाया ना, इसमें उपसर्ग पूर्व में होने पर क्या सूत्र था वो? उपसर्ग पूर्व में वो चेंज होता है, अदरवाइज सामान्य तरीके से वो तो परस्मै पद ही है। हाँ जी जी महोदय, एक सूत्र था ना, कौन सा था? वो तो केवल जी धातु।
चलिए देखते हैं इसमें, ठीक है मतलब आत्मनेपद में क्या हो जाएगा कि आत्मनेपद में वो वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है महोदय, अर्थात हाँ। अनिट की अनिट में ही रहेगी और परस्मै पद में छेद हो जाएगी, ठीक है। अब ये सूत्र कहता है न वृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः, क्या कहता है महोदय? न वृद्ध्यश्च चतुर्भ्यः। चतुर्भ्यः। इस सूत्र को समझने से पहले हम एक गण समझेंगे, वृद्भ्यस्य सनोः। ये देखिए पहले समझते हैं इस वृद्भ्यस्य सनोः क्या सूत्र महोदय? वृद्ध्यश्च सनोः। वृद्धभ्यश्च सनोः। छह सनोः। ये क्या गण सूत्र है क्या? नहीं महोदय, एक सूत्र सामान्य सूत्र है। इस सूत्र का पहले कार्य समझिए, ठीक है। अब देखिए ये द्वितादि गण के अंदर एक वृत्तादि गण पढ़ा गया है, ठीक है। द्वितादि गण के अंदर एक द्वितादि मतलब हमारे जो 10 गण है उन 10 गण के अंदर एक द्वितादि गण आएगा, ठीक है। और उस गण के अंदर भी एक गण पढ़ा किसके गया अंदर आएगा वो? द्वितादि गण आता है शायद आपका, शायद द्वितादि गण उसमें आता है, शायद भवादि गण में आता है शायद। अच्छा, हाँ, द्युतादि ऋतु वर्तते, हाँ जी ये भवादि गण में ही आता है, क्योंकि हमारी धातु अभी ये सूत्र हमें गुरुजी ने अभी 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया था ये सूत्र। अच्छा, तो अभी ओके। गुरुजी हमारे भवादि गण ही पढ़ा रहे थे गुरुजी, उसमें ही आया भवादि। ये सूत्र क्या कहता है पहले ये समझेंगे, ठीक है। इस सूत्र में 5 धातुओं का उल्लेख है। कितनी धातुओं का उल्लेख है? 5 धातु। ऋतु 4 वर्तते ना? 5। वो इसलिए मैंने आपको ये सूत्र समझाना चाहा, वरना आपको चतुर्भ्याः जो आप पढ़ रहे थे ना, मैंने उसको कहा कि इस हाँ, सूत्र को समझने के लिए वो पहले उसे- आपको इस सूत्र को समझना है, ठीक है। ठीक है। मैं आपको जो चीज आपको समझ में आए उस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ। ऋतु वर्तते जिससे बनता है आपका वतन, ठीक है। अब वृत्त धातु वृद्ध वृद्धौ श्रिदु शब्द उत्सायाम संदु प्रस्रवणे और कृपु, अर्थात वृत्त वृद्ध श्रिद संद और कृप कितने धातु हैं महोदय? 5 में क्या है? बुक में नहीं है। तो फिर से बोलिए, ये कहाँ पढ़ रहे हैं हम? ये देखिए यहाँ देखिए वृत्तु वृत्त वर्तते, स्क्रीन पर। ठीक है। ओके। हाँ। वृत्तु वर्तते वृदु वृद्धौ श्रिदु शब्द उत्सायाम संदु प्रस्रवणे और कृपु सामर्थ्य, ये 5 धातुएं हैं, अर्थात वृत्त वृद्ध हाँ। श्रिद छंद और कृप, ये 5 धातुएं हाँ। आत्मनेपदी है। कैसी महोदय? आत्मनेपदी। आत्मनेपदी है। तो आत्मनेपदी है, पर ये सूत्र कहता है कि स्या और सन प्रत्यय के परे होने पर ये 5 धातु परस्मै पद में चलती है विकल्प से। कैसे चलती है? विकल्प से परस्मै पद में चलती है। इसका मतलब कि एक परस्मै पद में भी चलेंगी और आत्मनेपद में भी चलेंगी। समझ में आया महोदय? हाँ। आपको ये बोलना है कि ये सूत्र क्यों बनाया गया, तो आपको कहना है कि ये 5 धातुएं आत्मनेपदी थी, आत्मनेपदी होने के कारण इन 5 धातुओं को क्या था, आत्मनेपद का प्रत्यय होना चाहिए था, पर इस सूत्र ने कह दिया कि स्या और सन प्रत्यय के पढ़ने पर इसमें परस्मै पद का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। ठीक है महोदय, समझ में आया आपको? समझ में आया। इसमें 5 धातुएं हैं। कौन कौन सी 5 है? वृत्त वृद्ध श्रिद संद कृप, ये क्रम है इसका। अब सूत्र आया न वृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः। क्या सूत्र है? क्या सूत्र महोदय? न वृद्ध्यश्च वृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः। तो उन 5 धातुओं में से इसने कहा चतुर, अर्थात स्टार्टिंग की जो 4 धातु है उनके लिए ये सूत्र बनाया गया। क्या सूत्र है? न वृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः। परस्मै पद की अनुवृत्ति आती है तो कहता है परस्मै पदेषु न वृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः। फिर इट की अनुवृत्ति आती है तो क्या कहता है? इट परस्मै न वृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः इट परस्मै पदेषु। तो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि परस्मै पद में इट नहीं होता है। क्या आगम नहीं होता है, इडागम नहीं होता है। हाँ, तो ये जो 5 धातुएं हैं ये देखिए इसके आपको एक चार ही पकड़ना है ना? हाँ, इन चारों को पकड़ना है केवल। चतुर्भ्याः बोला है ना केवल। हाँ। आपको ये कहते, ये सूत्र कह रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला कृप को छोड़ देना है। हाँ, कृप को छोड़ देना है। ये सूत्र कह रहा है कि परस्मै पद में इन 4 धातुओं को इटागम नहीं होता है। परस्मै पद में, बोलिए मेरे साथ बोलिए, परस्मै पद में इन 4 धातुओं को इडागम नहीं होता है। कैसे? कि वृद्भ्यः चतुर्भ्यः मतलब वृद्भ्यः चतुर्भ्यः मतलब वृतादि इन 4 धातुओं को परस्मै पदेषु इट न, कि परस्मै पद में इट नहीं होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है महोदय? आप परस्मै पद में निषेध कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? आत्मनेपद में
होगा। होता है। ठीक है महोदय, तो आत्मनेपद पद में हो जाएगा, तो परस्मै पद में नहीं होगा, तो परस्मै पद में देखिए हुआ क्या, नहीं हुआ, वर्तसति बना। और जब आत्मनेपद में हो जाएगा तो वर्तिष्यते बना। ठीक है महोदय, समझ में आपको? ये गम धातु केवल परस्मै पद में इटागम करती है। ठीक है, इस प्रकार समझिए कि गम धातु को केवल परस्मै पद में इटागम होता है, आत्मने पद में नहीं होता है। पर इन चार धातुओं को आत्मने पद में इटागम होता है, परस्मै पद में नहीं होता है। क्लियर हुआ? और लंबी व्याख्या करने को मैं बाद में करूंगा कभी और। ठीक है मनीष महोदय, जी, यहाँ पर ये संधि थोड़ा समझाइए। वर्धिष्यते कैसे हो गया? किसमें महोदय? ध को ध हो गया ना यहाँ। वर्धिष्यते, हाँ खरीचा महोदय, खरीचा लगेगा बस, खरीचा खरीचा। नहीं, पहले वर्तिष्यते था, उसको वर्तिष्यते है ना, वो अलग वो अलग अलग हाँ, धातु है, वर्तिष्यते था, वृत्त है, अलग-अलग वृत्त तो धातु है। धातु है। वर्धिष्यते हो गया ना। एक एक वृत्त वृत्त है, एक है। वृद्ध है, अच्छा दोनों है, तो ओके अलग अलग धातु में। ठीक है महोदय, अलग अलग है, अलग है। ओके धन्यवाद। अब देखिए अगला सूत्र है कि आपने क्लिप धातु को छोड़ दिया था, हमने छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? हाँ छोड़ कहते दिया जो था। क्लिप धातु को छोड़ा था अच्छा, उसको उसका वो उस इसलिए धातु के लिए भी क्रिपोरोल पढ़ वाला। लिया। हाँ, इस हाँ। कह रहे क्रिप धातु जो क्रिपोरोला है, क्रिप धातु में वही सूत्र है यहाँ पर। ये कहे तासी चक्र, ये कहता है कि आपने क्या पढ़ा था कि वृत्तादि चार धातुओं को परस्मै पद में इटागम नहीं होता है। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। अब आपको बोलना है, आपको बोलना है कृप धातु को परस्मै पद में इडागम नहीं होता है। बोलिए। कृप धातु को परस्मै पद में इडागम नहीं होता है। ठीक है, और आत्मने पद में होता है। आत्मने पद में होता है। तो कह रहे हैं इन और दोनों में आत्मने अंतर क्या पद है? में होता। इन दोनों में अंतर क्या है? कह रहे हैं अंतर ये है कि ये जो कृप धातु है ये तास प्रत्यय के परे होने पर भी यही कार्य करेगी। तास प्रत्यय के परे होने पर भी यही कार्य करेगी। अर्थात तास प्रत्यय के परे होने पर परस्मै पद में इडागम नहीं होगा और आत्मने पद में इडागम होगा। ठीक है, इसलिए इसे अलग पढ़ा गया। ठीक है महोदय? देखिए क्लिप धातु को परस्मै पद में इडागम नहीं होगा तो क्लिप को क्या करेंगे? क्रिपोरोलाह से री के स्थान पर री कर देंगे और गुण करके कल्प बन जाएगा, कल्प प्लस सती, कल्प सती। और जब इडागम कर देंगे तो कल्पिष्यते बन जाएगा आत्मने पद में। तो परस्मै पद में इडागम नहीं किया और आत्मने पद में इडागम किया। अब मेरे साथ फिर से बोलिए, ठीक है ना, कि गम धातु को परस्मै पद में इडागम होता है, आत्मने पद में इडागम नहीं होता है। गम धातु को परस्मै पद में इडागम होता है, आत्मने पद में इडागम नहीं होता। और वृत्तादि और कृप धातु को परस्मै पद में इडागम नहीं होता है, परस्मै पद में इडागम नहीं होता, आत्मने पद में इडागम होता है। ठीक है, ये आपका विशेष आपका इडागम हो गया। ठीक है महोदय? इतना आपको क्लियर हुआ? इतना आप तक समझ में आया? आगे चल के याद कैसे रखेंगे महोदय? नहीं कोई वाक्य बना रहे तभी याद में आना चाहिए। नहीं, इसलिए मैंने आपको कहा कि देखिए आप अभी आप जैसे आप मेहनत करिए, आप याद कैसे करेंगे? मेहनत से ही होगा। हाँ, बिना मेहनत के तो आप कर नहीं सकते। अगर कोई सोच रहा हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं और अपने आप हो जाएगा तैयार, तो फिर तो जिंदगी भर नहीं हो पाएगा। मैं आपको जिंदगी भर हर एक घंटा पढ़ाऊंगा ना, तब भी आपको नहीं हो पाएगा जब तक आप अपने आप खुद नहीं करेंगे। मैं इसलिए बुलवाता हूँ आपसे एक बार कभी कभी, क्योंकि हमारे गुरुजी का कहना यह था कि हम कोई शब्द सुन रहे हैं तो वो हमारे ब्रेन में पूरा अच्छे से फिट नहीं होता, पर हम किसी शब्द को बोल रहे हैं तो अगर वो हमारे मुंह से निकला तो हमारे ब्रेन में जाकर के पूरा एकदम से बैठता है। हाँ, अपनी आवाज हम खुद ज्यादा पहचानते हैं, इसलिए अपनी आवाज हमने कुछ अगर मुंह से बोला है तो ब्रेन में अपने आप फिट हो जाएगा। अगर हम सुन रहे हैं तो फिट नहीं होगा इतनी जल्दी ब्रेन में। ठीक है, इसलिए कभी कभी बुलाता हूँ। अब देखिए अतिदेश आपको पढ़ना है। ये मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्या प्रत्यय के लिए इतना सारा है, ये केवल इटागम जो है ये थोड़ा विशेष है। आपने जो धात्वादेश पढ़ा ये आपको केवल स्या प्रत्यय में काम नहीं देगा, आपको आगे जो लिट लकार पढ़ेंगे आर धातुक सभी में आपको काम देगा। ठीक है ना, इसलिए इसको कठिन मत समझिए, उसको मैं कई बार अभ्यास करवाऊंगा आपका। ठीक है,
महोदय हम आज थोड़ा रुकेंगे क्योंकि ये थोड़ा याद रखने में नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, इसको ठीक है थोड़ा महोदय। अभ्यास कर लेते हैं हम। हाँ, इतना अभ्यास एक ही करिए। साथ सब पढ़ लेंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब अगला पढ़ेंगे, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अतिदेश पढ़ेंगे। अतिदेश ठीक है, और सामान्य अतिदेश में, अंगकार। अतिदेश में ज्यादा नहीं है। अतिदेश में एक सूत्र गांग पुरादिप्योन इंगित, ठीक है, फिर आएगा विजय और विभाषण नो, 3 सूत्र आएंगे। ठीक है महोदय। ठीक है। फिर हम सामान्य अंग कार्य पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य अंग कार्य में देखिए साधातुक आर्धातुक जो आपने पढ़ाई है सूत्र। ठीक है, पुगंत लघु पदस्य भी पढ़ा है, हाँ विजय वृद्धि भी पढ़ा है और कंगितिचा भी पढ़ा है। ठीक है, और अचिष्ण धातु भी पढ़ा है आपने। हाँ सारा पढ़ा आ रहा है आपका। क्या आसान है। फिर हमने शत्व विधि पढ़ेंगे। शत्व विधि आपने पढ़ी है, मैंने आपको बता भी दी है। ठीक है, मतलब कि हाँ आप ये मत सोचिए कि आप कठिन है, आपने केवल अभी आपके पास 3 नए सूत्र आएंगे। ठीक है, और सारा पुराना आएगा मटेरियल। ठीक है, फिर देखिए ठीक है। आदि उपदेश स्थिति आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, मीनाती मिनोती दिंगाम लपीछा भी पढ़ चुके हैं। हाँ बेबी टाइम भी पढ़े हैं आप। ठीक है, मीना ये वर्ण और दीदी बेबी पढ़े कि नहीं पढ़े बताइए। पढ़े हैं आप, ठीक है ना। आगे चल के बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। हाँ मतलब आगे मेरे कहने का मतलब ये है कि आगे ये आगे जो आपका आएगा वो आपने ज्यादातर पढ़ा हुआ है। क्या है महोदय, ज्यादातर आपने पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ। ठीक है ना, हाँ, इसलिए आप पढ़ा हुआ है सभी संक्षिप्त आप- अंग हाँ। कार्य में पढ़ा हुआ है सब कुछ। हाँ, इसलिए आप अब देखिए ब्रुवचि ही आया, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आज कि ब्रु धातु को वच आदेश होता है। ठीक है ना, अब आपका जो भी आएगा वो सारा का सारा पढ़ा हुआ आएगा। अब आपको प्रश्न प्रक्रिया करनी है। ठीक है महोदय। ठीक है, और आपकी प्रक्रिया मेरे हिसाब से शायद मेरे हिसाब से 3 सूत्र हो गए। 3 सूत्र, अब 3 सूत्र के अलावा हम ना ये आपका पढ़ के कोई भी नया आएंगे। सूत्र, हाँ 3 सूत्र के अलावा आपका Correct. कोई नया सूत्र नहीं आएगा। ठीक है महोदय। ठीक है, अब हम ये आपको पढ़ के आएंगे तो अगला क्लास बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान होगी आपकी क्लास। आपको जितना पढ़ाया उतना पढ़ के आइएगा। ठीक है, पहला एक आपका ठीक होमवर्क है। ये हो गया। दूसरा, अभी हमारे पास समय है तो हम आज संडे है, एक सूत्र मैंने पूर्व कक्षा में पढ़ाया था और लोग भी पढ़ लें उस सूत्र को, इसलिए उस सूत्र को पढ़ा देता हूँ। सूत्र है, मनीष जी एक जी। रिक्वेस्ट था कि अभी किसी के और बाल केंद्र की कक्षा शुरू हो गई अभी, वो मैं मैसेज किया कि वो खत्म करिएगा तो मुझे बाल केंद्र की कक्षा चालू करनी है, तो फिर वो ठीक है। कट जाएगा। तो ऐसा करते हैं आज महोदय, यही रहने आज यही रहने देते हैं। ठीक है, और अगर समय मिलेगा तो देखिएगा करेंगे। ठीक है महोदय, और आपके पास नहीं वो सूत्र बता दीजिए, कोई बता रहे थे सूत्र। नहीं, अभी समय हो चुका है महोदय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सूत्र का नाम बोल दीजिए बस, हम देखते हैं। एतत् तदोः सुलोपो कोरणी समासे हलि। ठीक है, एतत् तदोः सुलोपो कोरणी समासे हलि। मैं सोचा और इसको अच्छे से बता दूं। ठीक है, और ठीक है। आप लोगों को ये मान लीजिए होमवर्क, मैंने आप लोगों कई लोगों को बोला होगा कि आपको कुछ दिन तक सुबह इडागम 10 बार इडागम का पाठ करिए और रात को सोने से पहले इडागम का पाठ करिए। नहीं कर रहे होंगे कुछ लोग कर रहे होंगे। ठीक है, और एक ये थोड़ा इन सूत्रों जाप को करना पढ़ के पड़ेगा। आइएगा। ठीक है ना, जाप करना पड़ेगा। ये अभी आप भगवान का जाप भी करिए और ये जाप भी करिए। ठीक है ना, और ये जो सूत्र पढ़ाए हैं ये सूत्रों को भी अच्छे से समझ के आइएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो मैं अगली कक्षा में फिर समझा दूंगा। कोशिश करूंगा कि अगली कक्षा में आपका लिट लकार पूरा हो जाए। ठीक है, ठीक है, और आपको इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद महोदय। धन्यवाद मनीष महोदय, नमो नमः। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। निकुंज महोदय, हाँ बदल दो भगिनी। हाँ ये आप बाल केंद्र के लिए कुछ बोल रहे थे ना, तो किसी और की कक्षा यही लाइसेंस से चल रही है। नहीं जैसे बाल केंद्र, जैसे मुझे मेरे बच्चे के लिए अगर बाल केंद्र में अगर करवाना हो तो कैसे करेंगे उसको? लिंक चालू हो गई है, मैं लिंक भेज, आप मुझे, मेरा नंबर है ना आपके पास में? हाँ जी, एक बार जरा हाई कर दीजिएगा, मैं आपको उसको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन अभी तो आधी हो गई है, लेकिन जहाँ से आप जोड़ सके। ठीक है। निकुंज महोदय हम